अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेल डिवीज़न एंड इनहेरिटेंस के इस चैप्टर में अब हमारा टॉपिक है डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए टाइप्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन, जिनको हम ट्रिक्स की हेल्प से याद करेंगे ताकि हमें कभी भी ना भूलें। सबसे पहले क्या है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हेरिडिटी मटेरियल के लिए, यानी हमने डीएनए को क्यों कहा कि ये हेरिडिटी मटेरियल है, हमें कौन कौन सी बातें उसकी ऐसी लगी जो कि रिक्वायरमेंट्स थी हेरिडिटी मटेरियल की। सो देखते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या होती है हेरिडिटी मटेरियल के लिए। वो ये है कि उसको कोड करना चाहिए फॉर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, और उसको कंट्रोल करना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी पहली क्या हुई, कोडिंग करनी चाहिए उसको अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि जब सेल डिवीज़न हो उससे पहले वो खुद को डबल कर ले। थर्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी लोकेशन क्या हो, न्यूक्लियस, और किसकी बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल की। उसके अलावा उसको उसमें चेंज जो है ना वो आना चाहिए, जिसको हम कह सकें कि एवोल्यूशनरी चेंज आता है। अब 4 रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको हमने याद रखना है एक वर्ड से जो कि है सेरनी। एस काउंट करता है सीक्वेंस को के लिए कोड करना चाहिए उसको। आर काउंट करता है कि रेप्लिकेट करना चाहिए उसको। एन क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होना चाहिए। ई क्या है, उसमें चेंज आना चाहिए जिसको हम कहें एवोल्यूशनरी चेंज है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ना 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। फर्स्ट वन क्या है, डीएनए, जिसको हम बुलाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड वन क्या है, आरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए जो है ना, इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि 4 टाइप्स की हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, जबकि आरएनए के केस में थाइमीन की बजाय होती है यूरेसिल। इसके अलावा इनमें होती है पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर। इसके अलावा होता है फॉस्फेट ग्रुप। इनकी कंपोजिशन अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप है और डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। अब आरएनए और डीएनए के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। डीएनए में मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेस कौन सी होगी, थाइमीन, जबकि आरएनए में कौन सी है, यूरेसिल। इसके अलावा जो पेंटोज शुगर है डीएनए की वो डीऑक्सीराइबोस है, और जो आरएनए में है वो राइबोस है। डीऑक्सीराइबोस कौन सी शुगर होती है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि एक ऑक्सीजन जो है मिसिंग है, जिसकी वजह से इसको हमने कहा डीऑक्सी। उसके अलावा डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन समटाइम क्या है कि ये फोल्डिंग कर लेता है और क्वाइलिंग की फॉर्म में आ जाता है। अब आरएनए जो है ना उसको हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, जिनको भी हम ट्रिक्स से याद करेंगे। पहले हम जनरली उनका ओवरव्यू लेते हैं। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है कि ये लीनियर स्ट्रैंड होता है, ये देखें पिंक कलर में लीनियर स्ट्रैंड है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूज़ कहाँ पे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में। सो मैसेंजर आरएनए क्या है, कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सेकेंड टाइप है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या है कि वो अमाइनो एसिड पिक करता है, उनको साइटोप्लाज्म में लाता है राइबोसोम्स तक, और उनकी पोजीशनिंग करता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हुए। थर्ड है राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन्स के साथ मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं। अब आपने इनको याद करना है सिर्फ एक सिंगल लाइन से, जो कि है मार्ट, गार्ट, रॉ, पिकल्स एंड कर्ड विथ पेप्सी। मार्ट हो गया मैसेंजर आरएनए, ए को इग्नोर करें, आर क्या है, राइबोसोमल आरएनए, टी क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए। अब एम को लिंक करें जी के साथ, क्या करता है कि ये कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद आर को करें आर के साथ, यानी कि ये राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम्स बनाता है। अब टी को इन सब के साथ लिंक करना है, मैं बताती हूँ आपको, आपने इसका फंक्शन कैसे याद रखना है।
पी सबसे पहला क्या है कि ये जो है अमाइनो एसिड्स को पिक करता है, ठीक है। उसके बाद उनको लेके जाता है साइटोप्लाज्म में और फिर क्या होता है कि उनकी पोजीशनिंग करता है पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए। इस तरह इस पॉइंट से आप इनके फंक्शंस और इनकी टाइप्स जो हैं उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स लिंक इनटू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि अभी हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा ना कि उसमें 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस है, राइबोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। अब वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि डीएनए का है वो कैसे बनता है। तो आपने देखा स्ट्रक्चर जो था वो लेदर लाइक है डीएनए का, और इसमें क्या होता है कि रेल्स जो है लेदर की उनमें अल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। अब क्या होता है कि जो फॉस्फेट है ना वो न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है 5th कार्बन पे, ठीक है। जब हम इस तरह की बात करते हैं ना डीएनए ऐसे है तो जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच किससे है 5th कार्बन पे। लेकिन जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स है ना वो आपस में किस तरह अटैच है कि फॉस्फेट है एक न्यूक्लियोटाइड का और 3rd कार्बन है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, उनके दरमियान में क्या होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अलावा स्टैंड ऐसे जो हैं इन स्टैंड को आपस में एक साथ कौन रखती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होता है इनमें कि जो एडिनिन है ना वो बॉन्ड बनाती है थाइमीन के साथ, जो कि डबल बॉन्ड बनता है इन दोनों के दरमियान, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वैसे। उसके बाद गवानीन जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है साइटोसिन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं 3 बॉन्ड्स। उसके बाद है डीएनए की ओरिएंटेशन। अब डीएनए जो है ना वो एंटी पैरेलल है, यानी एक स्ट्रैंड जो है ना वो 5' डायरेक्शन में है, ये सपोज करें 5 है, 5 to 3' डायरेक्शन, दूसरा जो है वो 3 से 5' डायरेक्शन में है। इस तरह डीएनए जो है ये एंटी पैरेलल इन नेचर है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है कि डीएनए जो है वो अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है सेल डिवीजन से पहले, लेकिन ये सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। क्या मतलब ये कि इसमें 2 तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक है लीडिंग स्ट्रैंड और एक है लैगिंग स्ट्रैंड। अभी मैं आपको इनका थोड़ा सा बताती हूँ, आगे हम जब प्रोसेस देखेंगे ना उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड जो है ना ये कंटिन्यूसली बनता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है ना ये ब्रेक्स की फॉर्म में बनता है। ये प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का। पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। हेलिकेज एंजाइम चाहिए है, आरएनए पॉलीमरेज 3 रिक्वायर्ड है, आरएनए प्राइमर चाहिए है। अब क्या होता है हेलिकेज जो है वो अनवाइंड करता है डीएनए को, आरएनए प्राइमर जो है ये इनिशिएशन करता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस की, ठीक है। एनीलिंग करता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है ना उसके साथ। अब यहाँ पे बात माइंड में आती है कि डीएनए हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है, तो फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत। तो इसका ये है कि ये जो एंजाइम है ना पॉलीमरेज ये इनिशिएशन नहीं स्टार्ट कर सकता, बल्कि ये सिर्फ एलोंगेशन करता है। सो हमें इनिशिएशन के लिए प्राइमर रिक्वायर है। अब 2 तरह के स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि कंटिन्यूसली सिंथेसिस होता है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड है जो कि फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। उसको हम कहते हैं कि ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, जिनको बाद में हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से जो है वो जोड़ लेते हैं आपस में। अब स्टेप्स देखने हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। सबसे पहले क्या है कि जो डबल स्ट्रैंडेड ये स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, इसकी अनजिपिंग हो जाती है, यानी कि ऐसे ये ओपन हो जाता है। अब क्या होता है ये किसकी हेल्प से होता है, हेलिकेज की हेल्प से। हेलिकेज क्या करता है एंजाइम कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, अभी हमने देखा ना पीछे नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। अब क्या होता है कि जब सेपरेशन हो जाती है तो एक वाई शेप रेप्लिकेशन फोक बन जाता है और जो दोनों स्टैंड्स हैं वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे ये दोनों स्ट्रैंड जो है ना ये टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेंगे और यहाँ से जो है ना वो सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड की वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बात याद रखनी है कि न्यू स्ट्रैंड जो है ना वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5 to 3' डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है। अब वो स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 to 5 होगी उसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड,
क्योंकि उसमें 5 to 3' एंड पे क्या होगा कि आसानी से न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, जबकि जो 5 to 3' डायरेक्शन में होगा ना उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बुलाएंगे। अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है? अ शॉर्ट पीस ऑफ RNA कॉल्ड प्राइमर आता है, ठीक है, बाइंड हो जाता है उस स्ट्रैंड के साथ, उस टेम्पलेट के साथ जिसकी डायरेक्शन 3' to 5' होती है, और यहाँ से क्या है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। DNA पॉलीमरेज उस स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाता है जो थोड़ा सा RNA पॉलीमरेज ने बनाया होता है ना, और उसके बाद क्या करता है कि न्यू कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देता है 5 to 3' डायरेक्शन में। ये रेप्लिकेशन जो है इसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस है। अब लैगिंग स्ट्रैंड जो है ना, इसमें जो टेम्पलेट है उसमें डायरेक्शन होती है 5 to 3 डायरेक्शन में, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो तो इस डायरेक्शन में ऐड नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है कि इसमें ना फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। RNA जो प्राइमर है ना वो वेरियस पॉइंट्स पे बाइंड हो जाता है, और कह लें फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, वो ऐड हो जाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में। और ये जो है ना ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट फॉर्मेशन, इसकी वजह से हम कहते हैं कि DNA रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस है, सेमी कंटिन्यूअस क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट में बन रहे होते हैं। ये देखें, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है और ये डिसकंटिन्यूअस है। इसमें देखें 3 फ्रैगमेंट्स बने हैं जिनको हम बाद में लाइगेज की हेल्प से जोड़ लेंगे। अब सारे बेस पेयर जब अटैच हो गए उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। वो क्या करता है, प्राइमर को रिमूव कर देता है, ठीक है, और जहाँ पे प्राइमर प्रेजेंट था ना, अब उन गैप्स को भी हम नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनसे फिल कर देते हैं। उसके बाद न्यू स्ट्रैंड की प्रूफ रीडिंग होती है कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं। उसके बाद क्या होता है, DNA लाइगेज आता है और वो जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड था ना उनको क्या करता है कि मिला देता है, जोड़ देता है। DNA रेप्लिकेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है कि 2 DNA मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक में एक न्यू स्ट्रैंड होता है उसमें और एक पुराना स्ट्रैंड होता है। इसीलिए हम DNA रेप्लिकेशन को कहते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें जो हाफ DNA होता है ना वो ओरिजिनल होता है, जबकि हाफ जो है वो ब्रांड न्यू DNA बनता है। उसके बाद क्या होता है कि रेप्लिकेशन जब ख़त्म हो जाती है, न्यू DNA जो है ना वो वाइंड कर लेता है और डबल हेलिक्स जो है उसकी शेप ले लेता है। ये दोबारा से स्टेप से एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि DNA जो होता है उसको आयन बाइंडिंग करता है हेलिकेस, प्राइमर अटैच हो जाता है उस स्ट्रैंड पे जिसकी डायरेक्शन 3 to 5' होती है, वहाँ पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है, और जिसकी डायरेक्शन 5 to 3' होती है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होती है। और एट दी एंड क्या होता है, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, उनको ज्वाइन कर लिया जाता है DNA लाइगेज की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारे पास DNA जो है वो रेप्लिकेट हो गया। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है इसका, एक स्ट्रैंड न्यू होता है और एक पुराना पेरेंटल ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद कल इंशाल्लाह हम जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे।